गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोसीना शेख आप सभी का राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मानसिक मंदबुद्धि बच्चों की विशेषताएं, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुका है मानसिक मंदबुद्धि बच्चों के लक्षण पढ़ लिया है, हमने प्रकार पढ़ लिया है, उनकी आवश्यकताएं पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे उनकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं मानसिक मंदबुद्धि बालकों की, उसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि मानसिक मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं। पहले हम लोग अगली क्लास में पिछली क्लास में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि मानसिक मंदबुद्धि बालक हम किसे कह सकते हैं। तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मानसिक मंदबुद्धि बालक। ठीक है, यानी कि जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होगी वो मानसिक मंदबुद्धि बालक होगा। वो मतलब उसकी सीखने की गति जो होगी वो मंद होगी, धीमी गति से सीखेगा, बहुत कठिनाई से सीखेगा, अधिक समय लगेगा, ये सब कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं मानसिक मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। तो मानसिक मंदबुद्धि बालक एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और शैक्षिक क्षमताएं सामान्य स्तर से कम होती है। यह स्थिति जन्म से या बाल्यावस्था के प्रारंभिक चरणों में विकसित होती है। मानसिक मंदबुद्धि बालकों के कारण बच्चों को अपने दैनिक जीवन के कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों को समझने और उनकी मदद करने के लिए उन विशेषताओं को जानना आवश्यक है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि मानसिक मंदबुद्धि बालक किसे कहेंगे? जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न हो, धीमी गति से सीखे, सीखने में अधिक समय लगे, कठिनाई हो, उसको कठिनाई महसूस हो, तो ऐसे बालकों को हम मानसिक मंदबुद्धि बालक बोलेंगे। इसके अलावा इनको सीखने के लिए, इनकी विशेषताओं को जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं। कुछ बालक तो जन्म से ही मानसिक मंदबुद्धि बालक होते हैं और कुछ बाल्यावस्था की प्रारंभिक अवस्था में चोट वगैरह अगर मस्तिष्क पे लग जाए तो भी मानसिक मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए मानसिक विशेषताएं, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित विशेषताएं इनकी सबसे पहले मुख्य है। यानी कि मानसिक मंदबुद्धि बालकों की मानसिक क्षमताएं सामान्य बालकों की तुलना में क्या होती है? धीमी होती है और कम होती है। तो देखिए सीमित बौद्धिक क्षमता, यानी कि इनकी आईक्यू लेवल जो होता है, आईक्यू लेवल वो क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, यानी कि इन बच्चों का आईक्यू लेवल सामान्य स्तर 85 से 115 से कम होता है। यानी कि सामान्य बच्चों की आईक्यू लेवल कितना होता है? 85 से 115 तक, ये सामान्य बच्चों की आईक्यू लेवल है। लेकिन इनसे अगर कम हो तो किस श्रेणी में आएगा? मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आएगा ना। तो इसलिए इनका आईक्यू लेवल क्या होता है? सामान्य बच्चों के आईक्यू लेवल से कम होता है। ठीक है, इसीलिए सीमित बौद्धिक क्षमता बोला गया है। अगला है इनमें समस्या समाधान, तर्क करने की, निर्णय लेने की क्षमता भी कम होता है। यानी कि हमारी तरह ये लोग निर्णय नहीं ले सकते, सामान्य बच्चों की तरह ये तर्क नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते, इन सब की क्षमता इनमें क्या होती है? कम होती है। अगला है याददाश्त कमजोर होना, यानी कि एक किसी भी चीज को जैसे कि हम लोग याद कर पाते हैं, है ना, लंबे समय तक हमें याद रहता है, लेकिन इनका याददाश्त कम होता है। इन्हें पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, कुछ भी याद कराया जाए तो ये क्या करते हैं? तुरंत भी भूल जाते हैं या फिर कुछ समय बाद भूल जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानसिक मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनका याददाश्त क्या होता है? कम होता है। अगला है सीखने में कठिनाई। तो जैसा कि हमने बार बार ये पढ़ा है कि जो मानसिक मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको सीखने में कठिनाइयों का अनुभव होता है, वो कठिनाई महसूस करते हैं सीखने में और अधिक समय भी लगाते हैं। अधिक समय लगाने के बावजूद ठीक से सही ढंग से सीख भी नहीं पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानसिक मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं? सीखने में उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। अगला है सृजनात्मक सोच का अभाव, यानी कि जैसे सामान्य बच्चे किसी चीज की संरचना कर सकते हैं, किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, वैसे ये मंदबुद्धि बालक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें सृजनात्मकता की क्या होती है? कमी होती है। सृजनात्मकता क्षमता या सोच की विकास इनमें कम होता है बहुत ही।
ये कल्पनात्मकता, रचनात्मकता गतिविधियों में पार्ट नहीं लेते, यानी कि ऐसे कार्यों को नहीं कर पाएंगे ये जिसमें किसी चीज की रचना की गई हो, किसी चीज के बारे में कल्पना की गई हो। उन सारे कार्यों को करने में इन्हें क्या होता है, कठिनाई का अनुभव होता है। अगला है धीमी प्रतिक्रिया। ठीक है, धीमी प्रतिक्रिया में क्या होता है कि किसी निर्देशन या घटना पर इनकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी होती है, यानी कि जैसे सामान्य बच्चों से कुछ पूछा जाए जिसके बारे में उन्हें नॉलेज हो, वो जानते हो उसके बारे में, तो तुरंत वो बताएंगे, तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया करेंगे ना। या फिर किसी कार्य को अगर वो करना जानते हो तो तुरंत करेंगे। अगर हम उससे पूछेंगे कि हाँ ये काम कैसे होता है, या फिर तुम इसको करना जानते हो, ये सब कुछ, तो वो तुरंत करके दिखाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, प्रतिक्रिया वो लोग तुरंत देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि बच्चे हैं, जिनकी आईक्यू लेवल कम है, जो धीमी गति से सीख रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। उन्हें तो पहले समझने में ही अधिक समय लगेगा। जब वो समझेंगे उसे, फिर याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें आता है, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया करेंगे ना। इसीलिए इनकी प्रतिक्रिया भी क्या होती है, धीमी होती है। निर्णय लेने में ये बच्चे क्या होते हैं, अक्सर दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि अपने कार्यों के लिए निर्णय हम लोग स्वयं लेते हैं, लेकिन ऐसे बालक दूसरों पर निर्भर होते हैं किसी भी चीज के लिए निर्णय लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक क्या करते हैं, धीमी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मानसिक इनकी क्षमता होती है, तो सबसे पहले होती है सीमित बौद्धिक क्षमता, आईक्यू लेवल कम होता है, याददाश्त कम होता है, इनका कमजोर होता है, ठीक से सीख नहीं पाते, सीखने में इन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। उसके बाद सृजनात्मकता और सोच में अभाव होता है, यानी किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाते, किसी चीज की सृजना नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है धीमी प्रक्रिया, यानी कि किसी चीज की प्रतिक्रिया भी क्या करते हैं, धीमी गति से करते हैं। अगला हम देखेंगे सामाजिक विशेषताएं। अभी हम मानसिक विशेषता देख रहे थे ना, मस्तिष्क से संबंधित। अब कोई भी बच्चा हो या फिर कोई भी इंसान हो, वो समाज में तो रहता ही है, तो इसलिए सामाजिक विशेषताएं भी हम देखते हैं। कुछ उसके लक्षणों को, सामाजिक विशेषताओं को देख करके भी हम ये पता कर सकते हैं कि ये मंदबुद्धि बालक है या नहीं। ठीक है, तो देखिए सामाजिक विशेषताओं में क्या होगा कि सामाजिक कौशल की कमी, यानी कि समाज में घुलना मिलना, उनके साथ खेलना, मतलब बाकी बच्चों के साथ खेलना, घूमना फिरना, ये सब कुछ क्या होता है, इनमें अभाव होता है। ये ठीक ढंग से घुल मिल नहीं पाते, एकाकीपन इनमें होता है, यानी कि अलग रहना, शांत रहना, इनकी स्वभाव ऐसा होता है। क्योंकि इनकी मंदबुद्धि बालक है ना ये, इसलिए ये इनमें एकाकीपन आता है, समाज में ये सही ढंग से घुल मिल नहीं पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें सामाजिक कौशल की क्या होती है, कमी होती है। ये समूह गतिविधियों में भाग लेने में भी क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं। अगर इनसे बोला जाए कि बाकी बच्चों की तरह तुम भी खेलो कूदो अपने फ्रेंड लोग के साथ, ये सब कुछ करो, तो उनमें क्या होगा, हिचकिचाहट महसूस होगा, वो खेलेंगे कूदेंगे नहीं बाकी सारे बच्चों के साथ समूह में, उन्हें अकेला रहना ज्यादा पसंद होगा। अगला होगा भावनात्मक और स्थिरता, यानी कि जो इनकी भावनाएं हैं, इमोशन है, वो स्थिर नहीं रहती है। कभी गुस्सा करेंगे, कभी नाराज हो जाएंगे किसी से, कभी अचानक से हंसेंगे, ये सब कुछ इनमें अभिव्यक्त होता है। यानी कि ये भावनाओं को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं करते, यानी कि इन्हें नहीं पता है कि हमें किस जगह पे हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ पे मुस्कुराना है, कहाँ पे कैसा हमें इमोशन को प्रदर्शित करना है। उनको इन सब के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, ये अपने इमोशन को सही समय पे नहीं प्रदर्शित कर पाते। इसलिए हम बोलेंगे कि भावनात्मक अस्थिरता इनमें पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर कोई किसी का डेथ हो गया, तो वहां पे अगर हम हंसेंगे तो लोग अच्छा बोलेंगे ना कि पागल है, मंदबुद्धि है, ऐसा करके। तो ऐसे बच्चे जो है वो अपने इमोशन को सही जगह पे सही समय पे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए हम बोलेंगे कि भावनात्मक अस्थिरता इनमें पाया जाता है। छोटी छोटी बातों पर भी ये क्या करने लगेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, रोने लगेंगे, जिद करेंगे। ये सारी बातें मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं हैं। अगला है अनुकरण करने की प्रवृत्ति, यानी कि ऐसे बालक क्या करते हैं, बार बार अनुकरण करते हैं। इनकी ये प्रवृत्ति होती है कि बार बार एक ही चीज को दोहराएंगे। अगर हंसेंगे तो खूब लगातार काफी टाइम तक हंसते रहेंगे, अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसी कार्य को बार बार ये क्या करेंगे, करते रहेंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मानसिक मंदबुद्धि बालक क्या करते हैं, उनमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। वो किसी भी चीज की नकल बहुत देर तक और जल्दी ही कर लेते हैं। अगला है सामाजिक मानदंडों की समझ का अभाव, यानी कि
समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ का उनमें क्या होता है, अभाव होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें सामाजिक मानदंडों का क्या होता है, अभाव होता है। ये हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, ये सब कुछ को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, उसके जैसा वो नहीं कर सकते। इसलिए हम इन्हें बोलेंगे कि सामाजिक मानदंडों का इनमें क्या है, अभाव है। अनुचित समय पर हंसना, रोना, अनुचित व्यवहार करना इन लोग की क्या है, साधारण लक्षण है। यानी कि कहाँ हमें हंसना चाहिए, कहाँ रोना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, ये सब कुछ इन्हें समझ नहीं आता है। ये कहीं भी हंसना शुरू कर देंगे, कहीं भी कभी भी रोने लगेंगे। ये सारी क्रियाएं ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि सामाजिक मानदंडों की इन्हें समझ नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी की शादी सेरेमनी में, वेडिंग सेरेमनी में गए हैं और क्या वहीं पे अचानक से रोने लगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना। किसी के डेड में जाकर के अचानक से हंसने लगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो ये सारे कार्यों को ये नहीं समझते हैं, इनमें सामाजिक मानदंडों की समझ का अभाव होता है। अगला है दूसरों पर निर्भर। तो ऐसे बालक दूसरों पर अधिकतर निर्भर होते हैं, अपने कार्य स्वयं से नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ सिखाया जाए इन्हें तो सीखने में भी अधिक समय लगाते हैं और सही ढंग से सीख भी नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे बालक क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, चाहे अपने परिवार पे, अपने शिक्षक पे, अपने भाई बहन पे। ठीक है, दूसरों पर इन्हें निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि सारे कार्य, ये दैनिक कार्य को भी सही ढंग से अपने आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगला है शारीरिक विशेषताएं। अभी तक हम मानसिक विशेषताएं पढ़ चुके हैं और सामाजिक विशेषताएं पढ़ लिए हैं। तीसरा हेडिंग क्या है, शारीरिक विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए मंदबुद्धि जो बालक हैं उनके शरीर की कुछ प्रतिक्रियाओं को देख करके भी हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये मंदबुद्धि बालक है। उनकी शारीरिक क्रियाएं सामान्य बालकों की शारीरिक क्रियाओं से क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं धीमी शारीरिक विकास दर, यानी कि इनका जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास वो इनकी मतलब बुद्धि की तरह ही धीमी गति से होता है। जैसे ये किसी कार्य को धीमी गति से सीखते हैं, धीमी गति से करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, वैसे इनका जो शारीरिक विकास होता है वो भी सामान्य बच्चों की तुलना में क्या होता है, धीमी गति से होता है। ठीक है, इनके वजन और ऊंचाई का अनुपात भी सामान्य बच्चों से कम ही होता है। जैसे कि इनकी हाइट भी धीमी गति से बढ़ेगी, इनका वजन भी धीमी गति से बढ़ेगी। ठीक है, जैसे सामान्य बच्चे किशोरावस्था तक परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था तक उनका शारीरिक विकास अच्छे ढंग से, अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन ये जो मानसिक मंदबुद्धि बालक है, इनका शारीरिक विकास सामान्य बालकों की तुलना में क्या होता है, धीमी गति से होता है। ठीक है, उसके बाद है मोटर कौशल की कमी। एक मोटर कौशल होता है और एक सूक्ष्म कौशल, है ना, ग्रॉस मोटर स्किल, और एक होता है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल में क्या होता है कि जैसे कि हम पेन पकड़ते हैं, पेन पकड़ के लिखते हैं, है ना, या फिर जैसे कि अपने हाथ की या फिर अपने आंख की जो इंद्रियां हैं, आंख और हाथ, इन सब का प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल। और देखिए इसमें मोटर कौशल की में कमी होती है, जैसे कि ये पेन को ऐसे पकड़ लेंगे, है ना, जैसे कि सामान्य बच्चे पेन को ऐसे पकड़ के लिखते हैं पेंसिल को, और ये क्या करेंगे ऐसे, है ना, क्योंकि जो फाइन मोटर स्किल है इनमें विकसित नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत देर से। ठीक है, तो इन बच्चों में मोटर कौशल जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब कुछ क्या होता है, धीमी गति से होता है। जैसे कि चलना फिरना, चलना भी ये लोग सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीखेंगे। कूदना, दौड़ना, ये सारे कौशल क्या करेंगे, ये सामान्य गति से सीखेंगे। सामान्य बच्चों की तरह तीव्रता से नहीं सीखेंगे, ये धीमी गति से इन सारे कौशलों को सीखेंगे। उनका समन्वय और संतुलन भी इनमें क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, जैसे सामान्य बच्चे दौड़ में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर उछल कूद, ये सब गेम वगैरह में ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने मोटर कौशलों को क्या करते हैं, ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनपे संतुलन नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये सारे कौशलों में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अगला है स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कि
मंदबुद्धि जो बालक है, इनकी आपने ये तो देख लिया है कि ये धीमी गति से इनमें क्या होता है, मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी धीमी गति से हो रहा है। इसलिए ये क्या होते हैं, स्वास्थ्य का विकास भी धीमी गति से होता है। ये बार बार बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे बालक क्या होता है, अधिकतर बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, थकावट महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि अपना ये भोजन भी सामान्य बच्चों की जैसे अपने आप ले करके या फिर समय समय से भोजन भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो दूसरों पर निर्भर है ना। इसलिए थकावट महसूस करते हैं, कमजोरी, बार बार बीमार पड़ते हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इनको हमेशा रहती है। ठीक है, अगला है चेहरे की विशेष लक्षण, यानी कि चेहरे का इनका हाव भाव भी देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कैसा बच्चा है, सामान्य बच्चा है या फिर मंदबुद्धि। ठीक है, तो इनके चेहरे का हाव भाव, जैसे कि कई बार इन बच्चों के चेहरे पर विशेष प्रकार के हाव भाव दिखते हैं, जैसे आंखों का आकार छोटा, जैसे ऐसे करके नहीं देखते हैं, आंखों का आकार छोटा कर लेंगे, कानों को सामान्य असामान्य आकार, इनका कान का सामान्य आकार हो जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जैसे मामलों में यह अधिक अस्पष्ट होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चे कैसे होते हैं, मंगोलिज्म होता है ना, आंख बलगी, ठीक है, चेहरा बड़ा सा, शरीर का आकार छोटा सा, ये सारे डाउन सिंड्रोम में होता है ना। तो सामान्य बच्चों की तुलना में ये जो मंदबुद्धि बालक है वो भी डाउन सिंड्रोम की तरह, बच्चों की तरह उनका हाव भाव या शरीर का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, अगला है शारीरिक सक्रियता की कमी, यानी कि ऐसे बालक क्या होते हैं, सुस्त स्वभाव के होते हैं। जैसे सामान्य बालक होंगे या फिर कुशाग्र बुद्धि के जो बालक होंगे, ठीक है, वो लोग सामान्य बच्चों की तुलना में, यानी कि वो लोग सामान्य बच्चे हैं तो क्या करेंगे, वो लोग किसी भी कार्य को तीव्रता से करने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज को सीखने के लिए जागरूक रहेंगे या फिर इच्छुक रहेंगे। तो लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है वो शरीर से भी सुस्त होते हैं, किसी भी क्रिया में भाग लेना नहीं पसंद करेंगे, किसी भी कार्य को करने में रुचि नहीं लेंगे, किसी भी चीज को सीखने में अधिक समय लगाएंगे। ये सारे लक्षण किसके हैं, मंदबुद्धि बालकों के सारे लक्षण है। ठीक है, अगला है शैक्षिक विशेषताएं। शैक्षिक विशेषताएं देखिए, तो मानसिक मंदबुद्धि बालक जब हर चीज धीमी गति से सीख रहा है तो शिक्षा के कौशल वो कैसे तीव्र गति से सीख सकता है, नहीं सीख सकता ना। तो शिक्षा से संबंधित विशेषताएं जो होती है वो इनमें क्या होती है, धीमी होती है। ये धीमी गति से सीखते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, किसी चीज को याद करना, ये सारे कौशलों को क्या करते हैं, ये सामान्य बच्चों की तुलना में मंद गति से सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं और सीखने में अधिक समय भी लगाते हैं और अधिक समय के साथ साथ इन्हें सीखने में कठिनाई का भी अनुभव होता है। तो देखिए, धीमी सीखने की गति, या बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में क्या करते हैं, धीरे सीखते हैं। एक ही पाठ को बार बार सिखाने की आवश्यकता होती है, यानी कि जैसे सामान्य बच्चे को एक दो बार पढ़ा दिया जाए तो लोग सीख जाते हैं, लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है उनको कई बार बार एक ही पाठ को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, फिर भी उनकी गति, सीखने की गति क्या होती है, मंद होती है, सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं। अगला है कमजोर एकाग्रता, यानी कि जैसे सामान्य बच्चे अगर क्लास में शिक्षक पढ़ा रहा है तो सारे लोग शांत होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ऐसे बालक जो मंद बुद्धि है वो क्या करते हैं कि इधर उधर देखेंगे, इसके साथ छेड़खानी करेंगे, यानी कि ऐसी क्रियाओं को करेंगे जिससे वो सही ढंग से सीख नहीं पाते हैं। या फिर जहाँ पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक कुछ सिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करके वो लोग नहीं सीखेंगे, इधर उधर देखेंगे या फिर एकदम सुस्त प्रकार से बस देखते ही रहेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, ऐसा करते हैं वो लोग। ठीक है, या फिर जल्दी से विचलित हो जाते हैं, अगर कुछ सिखाया जाए उन्हें तो जल्दी उनको वो बोर हो जाते हैं और क्लास छोड़ के भागने लगेंगे या बोलेंगे कि मुझे नहीं सीखना है, ये सब कुछ गुस्सा करेंगे, ये सारे। इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि जो मानसिक मंदबुद्धि बालक होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी एकाग्रता कमजोर होती है। ठीक है, अगला है पढ़ने और लिखने में कठिनाई। अभी तो था सीखने में एकाग्रता में कमी थी ना, अब पढ़ने लिखने में भी इन्हें क्या होती है, कठिनाई का अनुभव होता है। ये ठीक से पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर चाहते भी, सीखते भी हैं तो उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का अनुभव होता है। पेन सही ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं,
ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, क्या लिखना है, क्या समझना है, इन सब में इनमें ये इन सब को ठीक से नहीं कर पाते। ये गणितीय गणनाएं करने में भी कमजोर होते हैं। यानी कि अगर इन्हें 2+2 दिया जाए तो उसे सही ढंग से आसानी से जल्दी से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, गणित में भी कमजोर होते हैं और लिखने पढ़ने में भी ये कमजोर होते हैं। अगला है प्रेरणा की कमी। यह बच्चे शैक्षिक कार्यों में रुचि नहीं दिखाते, यानी कि शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य, इन्हें अगर कुछ सिखाया जाए, कुछ पढ़ाया जाए तो उसमें क्या करते हैं, ये रुचि नहीं लेते हैं, इन्हें मन नहीं लगता उसमें करने में। और अगर जबरदस्ती इन्हें कराया भी जाए तो ठीक ढंग से ये लोग अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके नहीं करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि प्रेरणा की भी इनमें क्या होती है, कमी होती है। प्रेरणा इनको सही ढंग से नहीं मिल पाती और ये ठीक ढंग से सीख नहीं पाते हैं, उसमें रुचि को नहीं दिखाते। अगला है उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित की आवश्यकता होती है। यानी कि जो गार्जियन है, जो इनके पेरेंट्स है या फिर इनके शिक्षक, इनके आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए, पढ़ने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इन्हें समझाना चाहिए कि हाँ पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, पढ़ाई की जितनी महत्व है, पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड महत्व को बताना चाहिए, इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ये भी रुचि ले सके पढ़ाई में। ठीक है, जब प्रोत्साहित होंगे तो पढ़ने के लिए रुचि लेंगे और रुचि लेंगे तो शायद मन को भी एकाग्र कर पाए पढ़ने के लिए। अगला है व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता। यानी कि ऐसे बालकों की व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है ना, इन बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान की सहायता होती है, सहायक शिक्षक की आवश्यकता होती है। उनके लिए विशेष शिक्षक सामग्री की तकनीकियों का भी उपयोग करना चाहिए। यानी कि इनको व्यक्तिगत शिक्षक की आवश्यकता होती है, ऐसा शिक्षक जो इन्हें समझा सके, सिखा सके और ऐसी तकनीकियों का जिससे ये सीख सके, जैसे खेल खेल के माध्यम से सीख सके, ऐसी चीजों को प्रदर्शित करें इनके सामने जिसमें ये लोग रुचि ले, इंटरेस्ट ले और उसके प्रति ये उससे सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये सारे थे मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा मानसिक मंद बुद्धि बालकों की देखभाल और मदद। यानी कि उनकी विशेषता को तो हम लोग देख लिए, अब देखेंगे कि हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे इनकी देखभाल करें, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो इन बच्चों को समझने और उनकी मदद करना समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके लिए निम्न उपागम अपनाए जा सकते हैं। यानी कि समाज का क्या है, उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो मानसिक मंदबुद्धि बालक जो है वो स्वयं से अपनी इच्छा से हुआ नहीं है, वो भी तो एक नेचुरली प्राकृतिक देन है ना। उसकी अगर बुद्धि लब्धि कम है सामान्य बच्चों से तो उसमें उसका क्या दोष है। इसलिए उनकी भी देखभाल और उनकी मदद समाज के लोगों को, उनके पेरेंट्स को, उनके शिक्षकों को करना चाहिए ना। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हम मानसिक मंद बुद्धि बालकों की मदद कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को अपना सकते हैं। सबसे पहले विशेष शिक्षक। तो देखिए, विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि जिस कोर्स को हम लोग कर रहे हैं IDD है ना, MR मेंटल रिटायरमेंट, ऐसे बच्चों को हम पढ़ाने के लिए ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कराना चाहिए। विशेष शिक्षकों की ऐसी बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि वो उनको पढ़ाने के लिए उसने शिक्षा ग्रहण किया है, उसे पता है कि ऐसे बच्चों से कैसे डील करना है, कैसे इसे समझाना है, कैसे रुचि उत्पन्न करना है पढ़ने से रिलेटेड। तो इसलिए सबसे पहले हमें विद्यालयों में क्या करना चाहिए, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करानी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक होनी चाहिए, तभी ऐसे बालकों की भी शिक्षा, ऐसे बालकों को भी शिक्षा दिया जा सकता है ना। अगला है पारिवारिक सहयोग। यानी कि अगर परिवार के लोग जो हैं वो सहयोग करेंगे, ऐसे बालकों को सीखने में मदद करेंगे, उनको रुचि उत्पन्न करने में, उनको प्रोत्साहन करने में हेल्प करेंगे, तो ऐसे बालक भी सीख सकते हैं, है ना। तो परिवार को बच्चों के प्रति सहानुभूति और धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसको मारो, डांटो, उसको हमेशा ताने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को या फिर उसके परिवार फैमिली मेंबर्स को। क्या करना चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए कि सीखेगा, हाँ थोड़ा मंद गति से ही सही लेकिन सीखेगा ना। इसलिए उनको परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि ऐसे भी बच्चे सीख सके। ठीक है,
उन्हें भी क्या करना चाहिए, समाज में आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास करना चाहिए, यानी कि ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो भी समाज में आत्मनिर्भर हो सके। अगला है पेशेवर सहायता, यानी कि मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और विशेष शिक्षकों की मदद लेनी चाहिए। जैसे कि मनोवैज्ञानिक मन की स्थिति को समझता है ना, तो मनोवैज्ञानिक की सहायता लेनी चाहिए, चिकित्सक डॉक्टर वगैरह की सहायता लेनी चाहिए। अगर मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, स्पेशल शिक्षक, इन सब की मदद से ऐसा बालक कुछ सीख सकता है, समाज में अपने आप को स्थापित कर सकता है, तो इन सब की हमें मदद लेनी चाहिए, है ना। तभी हमारा बच्चा कुछ सीख पाएगा, कुछ समझ पाएगा, अपने आप को चेंज कर पाएगा अपने वातावरण के अनुसार। समय समय पर उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों का भी मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन इसलिए करना चाहिए ताकि हम ये देख सके कि बालक कितना सीख पाया है, कितने समय में कितना सीख पाया है, और अधिक कैसे सिखाया जा सकता है, कहाँ कमी आ रही है, ये सब कुछ का मूल्यांकन भी करना चाहिए ताकि ऐसे बालक क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, आगे है सकारात्मक वातावरण, यानी कि अगर किसी भी बालक के सामने, चाहे वो मंद बुद्धि बालक हो या फिर सामान्य बालक, है ना, दो तरह के बच्चे होते हैं या फिर दो तरह के लोग होते हैं, एक सामान्य या एक मंद बुद्धि और एक होते हैं कुशाग्र बुद्धि। तो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक तो अपने आप में इंटेलिजेंट होते ही हैं, लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी कहा जा रहा है, और मंद बुद्धि बालकों का भी, अगर वातावरण उनका सही होगा, क्योंकि बालक वातावरण से ज्यादा इंटरेक्ट करके सीखते हैं, अधिक समय वो अपने वातावरण में रहते हैं ना, आसपास की चीजों, आसपास के लोगों, इन सब से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो इसलिए वातावरण कैसा होना चाहिए, सक्रिय वातावरण होना चाहिए, हमारे आसपास का वातावरण सक्रिय होना चाहिए ताकि बालक क्या करे, अच्छे से सही ढंग से सही चीजों को सीख सके। अगर निष्क्रिय वातावरण होगा या फिर हमारे आसपास के लोग का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, वो लोग शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं करते हैं, अपना समय, अधिक समय खेलने कूदने, इधर उधर की बातों में लगाते हैं, तो बालक भी तो वही सीखेगा ना। इसलिए क्या करना चाहिए, समाज के लोगों को वातावरण का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, उसी माहौल में हमारा बच्चा रह रहा है तो वैसी ही चीजों को सीखेगा। इसलिए हमें वातावरण को कैसा करना चाहिए, सकारात्मक करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए, यानी कि अगर बच्चा कुछ अच्छा करके आया है तो अगर हम उसे सराहना देंगे तो वो और भी करने के लिए प्रेरित होगा, उसमें और भी करने की रुचियां उत्पन्न होंगी, वो उसे सही ढंग से करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि मैं और भी अच्छे से करूं ताकि लोग मुझे और भी क्या करे, प्रेरित करे, मेरा प्रोत्साहन करे। ठीक है, जैसे बच्चों को कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा हर छोटी छोटी उपलब्धियों पर उसे पुरस्कार दे दिया जाए, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को पुरस्कृत करना चाहिए, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी विशेष उपलब्धियों पर, ताकि बच्चों का मनोबल क्या हो, और भी बढ़े। ठीक है, आगे है सामाजिक जागरूकता, यानी कि समाज के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि ऐसे बच्चों की पहचान करें, उनकी विशेषताओं को, उनके लक्षण को, उनकी प्रकार को देखे, ऐसे बच्चों की पहचान करे और क्या करे, ऐसे बालकों की मदद करे, हेल्प करे, ताकि वो लोग भी सामान्य बच्चों की तरह जीवन को जी सके, है ना, उनमें भी निराशा की भाव उत्पन्न न हो, वो भी अच्छे प्रकार से शिक्षा ग्रहण करे, अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए वो लोग भी सीख सके। ऐसे बालकों को, समाज के लोगों को भी क्या करना चाहिए, जागरूक, यानी कि समाज के लोगों को भी हमें जागरूक करना चाहिए कि ऐसे बालकों की पहचान करें और उनकी मदद करें। अगला है निष्कर्ष, यानी कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे हमने क्या सीखा, है ना। निष्कर्ष देखते हैं, यानी कि हमने यही सीखा कि हम पढ़ रहे थे मंदबुद्धि बालकों की विशेषता है ना, तो हमने पढ़ा है कि बालक का बौद्धिक विशेषताएं पढ़ लिया हमने, सामाजिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, संवेगिक विशेषताएं, ये सारी विशेषताओं को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि इसमें हमने बालक को हमें किस प्रकार से उसकी देखभाल करनी है, उसकी मदद कैसे करनी है, ये सब कुछ पढ़ लिए हैं। यानी कि मानसिक मंदबुद्धि बालकों की मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, शैक्षिक विशेषताएं तथा दैनिक जीवन की चुनौतियों को उत्पन्न करती है, लेकिन सही देखभाल, शिक्षा और समर्थन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में मानसिक मंदता को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। यही हमने पढ़ा है ना, उनकी विशेषताओं को देख करके उनको किस चीज की आवश्यकता है, कैसा वातावरण उनको चाहिए, कैसी शिक्षा की आवश्यकता है, कैसे शिक्षक की आवश्यकता है, ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो मानसिक मंदबुद्धि जो बालक है उनमें भी बदलाव आएगा, वो भी अच्छे ढंग से सीख पाएंगे, है ना। तो अगर ये जो बच्चे हैं, भावी जो
बच्चे हैं वही तो हमारे अब हम देखते हैं ये सारे, इस टॉपिक को तो पढ़ लिया। ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, मानसिक मंद बुद्धि बालकों की पहचान, विशेषताएं, प्रकार, ये सब कुछ सेकेंड चैप्टर, वो चैप्टर आज यही समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है मानसिक मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं और उनकी देखभाल, उनसे रिलेटेड मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछती हूँ, देखते हैं इसमें से हमें कितना आ रहा है। तो सबसे पहले है मानसिक मंद बुद्धि बालकों की IQ स्तर सामान्य बच्चों की सामान्यतः कितनी होती है ना। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है कि ऐसे बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बच्चों की तुलना में कितनी होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए है 85 से 115 तक। ऑप्शन नंबर बी है 70 से 85 तक। ऑप्शन नंबर सी है 70 से कम। ऑप्शन नंबर डी है 100 से 130 तक। तो मानसिक मंद बुद्धि बालकों की IQ लेवल क्या होती है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से यदि कम है बालक की IQ लेवल, ठीक है, यानी कि IQ लेवल अगर 70 से कम है तो बालक मानसिक मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आएगा। अगर इससे अधिक है तो जड़ बुद्धि, और अगर 85 से 115 तक है तो सामान्य बालक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है सेकंड नंबर का, मानसिक मंद बुद्धि बालकों में किस प्रकार के सीखने की गति होती है। तो बताइए मानसिक मंद बुद्धि बालकों की सीखने की गति कैसी होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सामान्य गति से सीखते हैं, तीव्र गति से सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं या असमान गति से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि बार बार हमने पढ़ा है कि मानसिक मंद बुद्धि बालकों की सीखने की गति धीमी होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, मानसिक मंद बुद्धि बालकों में भावनात्मक अस्थिरता का मुख्य लक्षण क्या है। यानी कि ये अपने इमोशन को अस्थिर रखते हैं ना, तो उनका मुख्य लक्षण बताइए। अभी हमने पीछे पढ़ा है, हमें कम से कम ये सारे 15 क्वेश्चन है, 15 में से 15 आने चाहिए, क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा है वही सारे क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन नंबर ए है हंसमुख होना, ऑप्शन नंबर बी है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या रोना, ऑप्शन नंबर सी है जिम्मेदारी लेना, ऑप्शन नंबर डी है आत्मविश्वास बढ़ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी छोटी बातों पर ये क्या करते हैं मानसिक मंद बुद्धि बालक, गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानसिक मंद बुद्धि बालकों में कौन सी स्मृति सबसे अधिक प्रभावित होती है। बताइए इसका सही आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए है दीर्घकालीन स्मृति, ऑप्शन नंबर बी है अल्पकालीन स्मृति, ऑप्शन नंबर सी है दृश्य स्मृति, ऑप्शन नंबर डी है श्रव्य स्मृति। यानी कि मानसिक मंद बुद्धि जो बालक है उनकी स्मृति कैसी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पकालीन स्मृति, यानी कि कुछ इनको सिखाया जाता है तो जल्दी ही भूल जाते हैं, है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि जल्दी ही ये क्या करते हैं भूल जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पकालीन स्मृति। सीखते तो है, याद भी करते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, जल्दी ही भूल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक मंद बुद्धि बालकों को सबसे अधिक किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। बताइए कैसी शिक्षा की आवश्यकता होती है ऐसे बालकों की। ऑप्शन नंबर ए है नियमित शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है ऑनलाइन शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है सामूहिक शिक्षा। कैसी शिक्षा हम दे बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को, है ना। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम विशेष
शिक्षा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है मंदबुद्धि बालकों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मानसिक मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कठिन होती है? यानी कि कौन सी गतिविधि को करने में वो लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है खेलना, ऑप्शन नंबर बी है रचनात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर सी है भोजन करना, ऑप्शन नंबर डी है सोना। यानी कि सबसे ज्यादा कठिनाई का अनुभव ये किस कार्य को करने में करते हैं? बताइए इसका सही आंसर। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यों को करने में। रचनात्मक कार्यों को करने में ये लोग क्या करते हैं? कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मानसिक मंदबुद्धि बालकों के शारीरिक विकास की दर कैसी होती है? यानी कि जो मानसिक मंदबुद्धि बालक है उनका शारीरिक विकास की दर कैसी होती है? सामान्य होती है, धीमी होती है, तेज होती है या असामान्य होती है? शारीरिक विकास की दर कैसी होती है बताइए? धीमी होती है ना? अभी हमने पढ़ा था कि इनका जैसे कि मस्तिष्क का धीमी गति से विकास होता है, वैसे ही शारीरिक विकास भी धीमी गति से होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी गति से इनका शारीरिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंदबुद्धि बालक में सामाजिक कौशल की कमी का परिणाम क्या हो सकता है? बताइए, मानसिक मंदबुद्धि बालक जो है उनका सामाजिक कौशल की कमी का परिणाम क्या हो सकता है? इसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए है दूसरों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर बी है पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी है आत्मनिर्भरता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक कौशल में किस चीज की कमी को प्रदर्शित करते हैं ये लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अभी हमने पढ़ा है ना कि समाज से ये लोग दूर रहना पसंद करते हैं, ये दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, अगर घुलने मिलने में की कोशिश करते तो बहुत ज्यादा कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, मानसिक मंदबुद्धि बालकों को सामान्यतः किस प्रकार के निर्देशकों की आवश्यकता होती है? कैसे निर्देशन की आवश्यकता होती है इनको? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है जटिल निर्देशन, ऑप्शन नंबर बी है सरल और स्पष्ट निर्देशन, ऑप्शन नंबर सी है मौखिक निर्देशन, ऑप्शन नंबर डी है कोई निर्देशन नहीं। कैसे निर्देशनों की आवश्यकता होती है इन्हें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्हें सरल और स्पष्ट निर्देशनों की आवश्यकता होती है। सरल और स्पष्ट निर्देशन देने पे हो सकता है कि कुछ हद तक ये सीख सके, है ना? इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक मंदबुद्धि बालकों के सामान्य विशेषताओं में कौन सी प्रवृत्ति अधिक होती है? यानी कि मानसिक मंदबुद्धि जो बालक है उनमें सामाजिक विशेषताओं में कौन सी प्रवृत्ति अधिक होती है? इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है नेतृत्व क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर डी है रचनात्मकता। कौन सी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? अभी तक कम कम पूछ रहा था ना, अब अधिक पूछा है। बताइए कौन सी प्रवृत्ति इसमें से अधिक होती है बालकों में, मंदबुद्धि बालकों में? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वो लोग अनुकरण करने की प्रवृत्ति उनमें अधिक होती है। किसी चीज को देखेंगे तो नकल करेंगे वो, ठीक है? इसीलिए बोला जा रहा है कि उनके सामने उनका जो वातावरण है वो सही होना चाहिए ताकि वो अच्छी चीजों को सीखे, अच्छी चीजों को अनुकरण करे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानसिक मंदबुद्धि बालकों में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं? अभी हम लोग यही तो देख रहे थे ना, विशेषताओं में उनकी प्रतिक्रिया। तो बताइए कैसे प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है तीव्र, ऑप्शन नंबर बी है मध्यम, ऑप्शन नंबर सी है धीमी, ऑप्शन नंबर डी है स्वचालित। यानी कि मानसिक मंदबुद्धि बालकों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी प्रतिक्रिया करता है ना, वो किसी भी कार्य को धीमी गति से करता है, हर चीज को धीमी गति से करता है, शारीरिक विकास धीमी गति से हो रहा है, किसी चीज को सीख रहा है धीमी गति से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया
धीमी देखी जाती है, ठीक है, सामान्य बच्चों की तुलना में। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंद बुद्धि बालकों में मोटर कौशल का विकास कैसे होता है? जैसे कि मोटर स्किल हमने देखा था ना, तो मोटर कौशल का विकास कैसे होता है, बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य, ऑप्शन नंबर बी है तेज, ऑप्शन नंबर सी है कमजोर, ऑप्शन नंबर डी है अत्यधिक। यानी कि मोटर कौशलों को ये किस प्रकार से प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमजोर। मोटर कौशल जो होते हैं इसमें कमजोर होते हैं, सही ढंग से कूदना, उछलना, दौड़ना, ये सब कुछ प्रदर्शित नहीं कर पाता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाने में प्रेरित करने के लिए किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? यानी कि अगर उन्हें पढ़ा रहे हैं हम, तो उसे किस प्रकार से अधिक प्रेरित कर सकते हैं ताकि बच्चा रुचि ले, अच्छे से पढ़े? इसका ऑप्शन नंबर ए है दंड, ऑप्शन नंबर बी है प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर सी है दबाव, ऑप्शन नंबर डी है प्रतियोगिता। यदि कंपटीशन करवाएंगे तो यह सीख पाएगा, यदि प्रोत्साहित करेंगे तो सीख पाएगा, या दंड देकर के सिखाया जा सकता है, या दबाव देकर के जबरदस्ती। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि प्रोत्साहन दे करके, है ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम ऐसे बालकों को प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, तो ऐसे बालक भी क्या होंगे? तीव्र गति से अच्छे से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंद बुद्धि बच्चों को किस प्रकार की विशेषताओं, किस प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है? तो देखभाल हमने पढ़ा है ना, तो बताइए सही आंसर इसका, किस प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है मानसिक मंद बुद्धि बालकों की? ऑप्शन नंबर ए है सामान्य देखभाल, ऑप्शन नंबर बी है विशेष देखभाल और ध्यान, ऑप्शन नंबर सी है न्यूनतम देखभाल, ऑप्शन नंबर डी है स्वावलंबी देखभाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, देखभाल के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये विशेष बच्चे हैं, ये अपने दैनिक कार्य को भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, मानसिक मंद बुद्धि बच्चों की मुख्य चुनौती क्या है? यानी कि जो मानसिक मंद बुद्धि बालक है उनकी मुख्य चुनौतियां क्या है? दीजिए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक सक्रियता, ऑप्शन नंबर बी है नई चीज सीखने और याद करने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर सी है समाज में घुलना मिलना, ऑप्शन नंबर डी है खेल कूद में भाग लेना। मानसिक मंद बुद्धि बालक जो है उनके सामने क्या चुनौती आती है? बताइए, जो मानसिक मंद बुद्धि बालक है उनमें मुख्य रूप से कौन सी चुनौतियां देखने के लिए मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, वैसे तो सारी चुनौतियां देखने में को मिलती है, यानी कि शारीरिक सक्रियता भी वो कम प्रदर्शित करता है, नई चीजों को भी देर से सीखता है, सीखने में उसको कठिनाई होती है, समाज में भी घुलने मिलने में कठिनाई का अनुभव करता है, खेलने कूदने में भी भाग नहीं लेता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, सबसे सही इसका है ऑप्शन नंबर बी, नई चीजें सीखने और याद करने में इसको क्या होती है? कठिनाई होती है, यानी कि नई चीजों को ये सही ढंग से सीख नहीं पाता है, अगर सीखने की कोशिश करता है तो उसमें उसको कठिनाई होती है। ठीक है, तो आज ये लास्ट प्रश्न था, आज इतना ही। हमने ये दूसरा चैप्टर जो था मंद बुद्धि बालकों की पहचान, लक्षण, विशेषताएं, परिभाषाएं, जो कुछ भी था इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो पीछे हमारे YouTube चैनल पे पूरा वीडियो डाला गया है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगला चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।